नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमीज़ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मेरा नाम दीप्ति भटनागर है और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ एक ऐसी सनसनीखेज खबर की जिसने देश दुनिया में हड़कंप मचा के रखा हुआ है। 4 दिन पहले हमास, जो कि एक आतंकी संगठन मानी जाती है पैलेस्टीन की, उसने हमला किया है, टेररिस्ट अटैक किया है इजराइल पे। एक ऐसे स्तर का टेररिस्ट अटैक कि एक ही बार में 5000 गोलियां एक ही समय में दाग दी गई हैं कॉमन सिटीजन्स पे, जिनमें बच्चे बूढ़े सब थे। ऐसे हमले की पूरे विश्व के स्तर पे निंदा की जा रही है। इंडिया का भी रिएक्शन आया है, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये अपनी सहानुभूति इजराइल के साथ जताई है और इस टेररिस्ट अटैक की डायरेक्टली निंदा की है। जब भी आप खबरों में इसे सुनते हो तो एक मन में सवाल उठता है कि क्यों ये झगड़ा, क्यों ये टेररिस्ट अटैक, क्यों? तो इसके पीछे क्या मूल कारण है, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में कि ये अगर झगड़ा अभी है तो क्यों है। तो इसका अगर हम मूल कारण देखें तो वो कुछ साल पुराना नहीं है। एंशिएंट समय से देखें, पौराणिक समय से, तो ये जो झगड़े का कारण है वहां से निकल के आता है। इस झगड़े का मूल कारण एक जगह जेरूसलम मानी जाती है, जो कि इस समय वेस्ट बैंक में है। अभी मैं आपको सब बताऊंगी वेस्ट बैंक कहाँ है, इजराइल किससे कट के बना। जेरूसलम जो ये जगह है वो मानी जाती है, मूल आधार है 3 रिलीजन्स का, ज्यूज जिन्हें यहूदी बोला जाता है, ईसाई क्रिश्चियंस का, और तीसरा इस्लाम। तीनों का मूल आधार बोला जाता है ये जेरूसलम जगह है। इसी के लिए सारा झगड़ा हो रहा है। और इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई एंशिएंट समय से इस जो जगह की लड़ाई है वो तो चल ही रही है। इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई देखें तो इसका जन्म हुआ जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में और जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1917 से देखने को मिलती है। पर सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इजराइल है कहाँ। आपके दिमाग में आना चाहिए इजराइल कहाँ है। ये जो गाज़ा स्ट्रिप जहाँ पे हमास रहते हैं उसके बारे में हम सुन रहे हैं, वो कहाँ है। तो इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो मेडिटेरेनियन जो सी है आपका, वो इजराइल के वेस्ट में पड़ता है। उसके ईस्ट में ऊपर की तरफ सीरिया, नीचे की तरफ जॉर्डन आता है। उसके साउथ में इजिप्ट का बॉर्डर टच होता है और उसके नॉर्थ में लेबनान करके कंट्री है, वो है। तो चारों तरफ से ये इसकी लोकेशन है इजराइल की। ठीक है, अब ये किससे कट के बना? पैलेस्टीन, जिसे फिलिस्तीन बोला करते थे, उससे कटकर ये बना है। अब जो पैलेस्टीन के पास हिस्सा है वो 2 हिस्से हैं, वो भी पूरे नहीं, जो कि एक तरफ गाज़ा स्ट्रिप है इधर नीचे की तरफ जहाँ पे इजिप्ट से बॉर्डर लगता है, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है जहाँ पे इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो सैंडविच एरिया है वहाँ पे आपका वेस्ट बैंक है। तो ये दोनों एरियाज़ पैलेस्टीन के कुछ कुछ हिस्से बनाते हैं। और जो हमास जिन्होंने अभी आतंकी हमला किया है वो इस समय एक आतंकी संगठन मानी जाती है, जो कि गाज़ा स्ट्रिप में रहती है, जो इजराइल और इजिप्ट के बीच में है। तो ये तो लोकेशन है, ठीक है, जिनके बीच में झगड़ा है। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि ये झगड़ा चल कब से रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ईयर बाय ईयर, साल दर साल कैसे डेवलपमेंट होती है ये जानते हैं। ये झगड़ा स्टार्ट होता है, मूल कारण आता है जब हमारा पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1917 में। 1917 में जब पहला विश्व युद्ध होता है तो यहूदियों की, ज्यूज़ की सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिशर्स उन्हें कहते हैं, एक आशा की किरण दिखाते हैं कि अगर आप हमारा साथ दोगे युद्ध को जीतने में, तो युद्ध को जीतने के बाद हम एक नेशनल होम आपके लिए पैलेस्टीन की धरती पे तैयार कर देंगे। अब इस प्रॉमिस के चलते जो ज्यूज़ हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं और 1918 में विश्व युद्ध खत्म होता है और उसका परिणाम ये निकल के आता है कि ब्रिटेन जीत जाता है। ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन की जाती है और जैसा कि ब्रिटेन ने बोला था, प्रॉमिस किया था, उसके तहत ब्रिटेन जो है पैलेस्टीन के ही अंदर, जो कि एक अरब देश है, उसके अंदर एक एरिया डिफाइन करना शुरू कर देता है कि यहाँ पे अब जो इजराइल का एरिया थोड़ा थोड़ा डिफाइन करने लग जाता है। ऑल्दो तब ये नाम नहीं दिया गया था कि यहाँ पे आके ज्यूज़ रहेंगे। 1918 में ये डिक्लेरेशन की जाती है। जब पहली डिक्लेरेशन ब्रिटिशर्स ने की थी ड्यूरिंग द
टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसे बल्फोर्स डिक्लेरेशन बोला जाता है। तो उस डिक्लेरेशन को आधार मानते हुए अब ब्रिटिशर्स ने 1980 में फर्दर कहा कि हमने ये वाला नेशनल होम के लिए एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया, यहाँ पर ज्यूज यानी कि यहूदी जो है वो रहा करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगले आने वाले 10 से 15 सालों में 1922 से लेके 1935 तक काफ़ी सारा मास माइग्रेशन शुरू हो जाता है विश्व भर से ज्यूज़ का कि ये अब हमारी धरती है, हमारे लिए डिफाइन की गई है और हम यहाँ आएंगे। इन 12-13 सालों में 1922 से लेके 1935 तक 1,35,000 के करीब ज्यूज़ दुनिया भर से आके वहाँ पर बस गए, जो कि एरिया डिफाइन किया गया था उनके लिए। अब जो वहाँ ऑलरेडी रह रहे थे अरब्स, उन्हें खतरा हुआ, उन्हें खतरा महसूस हुआ कि हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारे फ़ायदों में कमी रह सकती है, डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो गई। अब उसके तहत काफ़ी सारी छोटी मोटी जो है इन दोनों के बीच में, अरब्स और ज्यूज़ के बीच में काफ़ी सारी वॉर्स होती हैं। इसके तहत जब ये सारी वॉर्स चलती हैं 1948 तक हम आ जाते हैं। 1948 में जब ब्रिटिशर्स को लगने लगता है, उन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन कर रखी थी वॉर्स को ठीक करने के लिए, बट 1948 में उन्हें लगने लग जाता है अब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर है, हम इस क्योस को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। अब 1948 में ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी फोर्सेस यहाँ से निकाल के जा रहे हैं। उस समय यूनाइटेड नेशन UN नया नया बना था, तो 1948 में ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्सेस निकालकर UN को जिम्मा पकड़ाया कि आप जो है अब इस झगड़े का सल्यूशन ढूंढो, हमारे बस का नहीं है। 1948 में UN इस चीज़ को अपने हाथों में लेता है और आता है पार्टीशन प्लान के साथ। वो कहता है कि ठीक है, दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स दिया जाएगा। तो 1948 में UN के तहत, जिसे कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं, पार्टीशन प्लान क्रिएट किया गया, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट एरिया दिया गया इजराइल को कि ये ज्यूज़ के लिए जगह होगी इंडिपेंडेंट, और साथ ही साथ एक एरिया दिया गया पैलेस्टीनियंस को कि यहाँ पे अरब रहेंगे। तो एक 2 स्टेट सॉल्यूशन पे हम आते हैं। इस सारे इंसिडेंट के बाद जो ज्यूइश हैं वो अपने इजराइल स्टेट की इंडिपेंडेंस की घोषणा कर देते हैं कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं। अब इस घोषणा को सारे जो इजराइल्स हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ के ज्यूज़ हैं पूरा सपोर्ट करते हैं इस घोषणा को, उसी की सपोर्ट से ये घोषणा हुई होती है। साथ ही साथ अगर इसमें देखें तो जो अरब्स हैं वो बहुत खफा हो जाते हैं कि हमारी धरती पे रिलीजन के बेस पे हमें बांट दिया गया, ठीक है, और हमारी धरती छीन ली गई, इसलिए वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते, 2 स्टेट सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं मानते। मैं बात कर रही हूँ 1948 के दौर की। तो उस समय आपको पता है इंडिया ने भी नया नया स्वतंत्रता ली थी, 1947 में ही हम भी स्वतंत्र हुए थे। तो उस समय ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इंडिया का स्टैंड फ़लस्तीन के साथ था या इजराइल के बनने के साथ था। हमारे जो तब के लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उनकी जो सहानुभूति थी वो पैलेस्टीनियंस के साथ थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि खुद हमने इंडिया का बनना जो हुआ वो पार्टीशन के साथ आया, रिलीजन के बेस पे इंडिया का पार्टीशन हुआ, रिलीजन के बेस पे इंडिया पाकिस्तान बने और काफ़ी सारी वॉयलेंस हुई थी। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड में कहीं भी वॉयलेंस प्रमोट हो, और रिलीजन के बेस पे ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो पैलेस्टीन के साथ थे। उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीन के साथ गलत हुआ है और उन्होंने UN को एक दरख्वास्त डाली कि इज़राइल को UN का मेंबर नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ फ़लस्तीन को जो भी उसके राइट्स हैं वो बिल्कुल दिए जाने चाहिए। तो जो उनका स्टैंड था वो फ़लस्तीन के साथ था। अब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज इज़राइल को 1950 में किया। वो इसलिए रिकॉग्नाइज़ किया क्योंकि और कंट्रीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ करने लगे थे, जैसे कि टर्की ने रिकॉग्नाइज़ किया, फिर ईरान ने रिकॉग्नाइज़ किया। तो 1950 में इंडिया ने इज़राइल को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज़ तो किया, मगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने के साथ बिल्कुल मना कर दिया। अब हम आते हैं 1948 के बाद आगे 1964 में। 1964 में पैलेस्टीनियंस को लगता है हमारे साथ गलत हुआ है, इसलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे बोलते हैं PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद पैलेस्टीनियंस के एफर्ट शुरू हो जाते हैं कि हमें अपना खोया हुआ हिस्सा वापस चाहिए। जब वो एफर्ट करना शुरू हो जाते हैं तो उसके लगभग 3 साल बाद इजराइल तैयारी कर रहा होता है पीछे पीछे। उसके 3 साल बाद 1967 में इजराइल का आपने सुना होगा 6 डेज वॉर, केवल 6 दिन चली थी ये वॉर, और इजराइल इतना प्रिपेयर्ड था कि इस 6 दिन की वॉर में उसने आसपास की जो अरब कंट्रीज थी उससे काफ़ी सारा हिस्सा हड़प लिया।
जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारा वेस्ट बैंक था वो ले लिया उसने, अगर हम सिनाई पेनिनसुला की बात करें वो ले लिया, इधर गाजा स्ट्रिप थी वो ले लिया। तो 1967 की वॉर से जो पार्टीशन प्लान में एरिया दिया गया था उससे लगभग 50% ज़्यादा एरिया इजराइल ने 1967 की वॉर से अपने अंडर कर लिया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसने पैलेस्टीनियंस को काफ़ी बुरी तरह इन एरिया से खदेड़ दिया। अब ये सारी डेवलपमेंट 1967 में हुई। इसके 8 साल बाद पैलेस्टीनियंस अपना कॉज जो है यूएन के सामने रख रहे थे कि हमारे साथ गलत कर रहा है इजराइल। 8 साल ये जद्दोजहद चली पैलेस्टीनियन की। अब 1975 में यूएन ने पैलेस्टीन के राइट को सही माना, उसे अपने यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस की उपाधि दी। साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर किया कि पैलेस्टीनियंस को पूरा राइट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की, वो डिटरमाइन करें कि उन्हें अपना कैसा भविष्य आगे चाहिए। अब इंडिया का स्टैंड जानते हैं, उस समय में भी इजराइल के साथ था या पैलेस्टीन के साथ। उस समय भारत में सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, और उसके बाद जब ये सीरीज चल ही रही थी तो सरकार आई श्री राजीव गांधी जी की। तो इंडिया का स्टैंड अभी भी प्रो पैलेस्टीन स्टैंड था, हम इजराइल के साथ नहीं थे। हम अभी भी कह रहे थे कि ये जो रिलीजन के बेस पे झगड़ा हो रहा है, रिलीजन के बेस पे बंटवारा हो रहा है, ये गलत है। अब ये सब डेवलपमेंट 1975 में हुई कि यूएन ने उसे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का बोला। 1978 में कैंप डेविस एग्रीमेंट आता है। ये एग्रीमेंट यूएस लेके आता है, क्योंकि यूएस बीच में कूद पड़ता है कि मैं जो है दोनों का झगड़ा निपटा दूंगा, इजराइल पैलेस्टीन का। यूएस का झुकाव इजराइल की तरफ है। अब वो जो 1978 में कैंप डेविस एग्रीमेंट लेके आता है उसमें बोलता है कि जो वेस्ट बैंक है, जेरूसलम है, वो इजराइल के पास होना चाहिए, छोटा मोटा एरिया जो है वो पैलेस्टीन को दे देना चाहिए। तो ये कभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ, ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, कैंप डेविड एग्रीमेंट। इसके साथ ही हम देखते हैं अगले 2 साल बाद, अगले कुछ साल बाद हम देखते हैं कि 1987 में जिस ग्रुप के बारे में आज हम जान रहे हैं, हमास, उनका आना होता है। तो ये 1980 जिनके बारे में आज हम सुन रहे हैं, हमास के बारे में, ये आए थे 1987 में। 1987 में ये थे कौन आने वाले? इजिप्ट की एक ऐसी संस्था जिसे कि आतंकी संस्था बोली जा सकती थी, उसने अपने आप को सारे लोगों को जोड़ा जिनका सेम विचारधारा थी कि हम जिहाद में बिलीव करते हैं और जिहाद वायलेंस के बेस पे ही अपना स्टेट, अपने अल्लाह का स्टेट वापस लेंगे इजराइल से। इस सारे ग्रुप को हमास बोलते हैं और इन्होंने इजराइल पर हमला किया, जो कि पैलेस्टीन की तरफ से पहली अपराइजिंग बोली जाती है। इस अपराइजिंग के लिए इजराइल पहले से प्रिपेयर्ड था, तो इसलिए जब ये अपराइजिंग हुई 1988 में, तो इस अपराइजिंग ने कहीं कहीं जीत हासिल की, जैसे कि जॉर्डन के पास जो वेस्ट बैंक था, जेरूसलम था, उससे हिस्सा वापस ले लिया, गाजा स्ट्रिप जो थी वो अपने अंडर कर ली। पर इजराइल अभी भी इतना स्ट्रांग था कि उसने अपने काफ़ी सारे हिस्से नहीं छोड़े। तो कहीं ना कहीं जो एक खींचातानी थी, वॉर्स थी, वो चल ही रही थी इस दौरान भी। पूरे 1980s में एक खींचातानी चली। अब यहाँ पे भी इंडिया का स्टैंड क्या है? राजीव गांधी जी की सरकार है, उन्होंने, इंडिया का स्टैंड अभी भी प्रो पैलेस्टीन है। 1983 में आप सब जानते हैं, बहुत ही विश्वविख्यात है इंडिया की नाम समिट, नॉन अलाइनमेंट समिट 1983 में हुई, जिसमें इंडिया पैलेस्टीनियन लीडर के साथ मिलके नाम की समिट करते हैं और एक विश्व को नया संदेश देते हैं। तो इसका मतलब हमारा झुकाव अभी भी पैलेस्टीन की तरफ 1983 में। पर जब 1987 में हमास, जो कि एक आतंकी ग्रुप था, बना, इंडिया का स्टैंड अब चेंज होने लगा कि अब जो पैलेस्टीन है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, आतंक का सहारा ले रहे हैं। तो इंडिया अब धीरे धीरे अपनी पॉलिसी चेंज करने के बारे में सोचता है कि अब हम गलत सही अपने आप को करते हैं। इसी के डेवलपमेंट के दौरान 1992 में यही झुकाव रखते हुए कि पैलेस्टीन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, 1992 में इंडिया इजराइल के साथ ऑफिशियल रिलेशंस, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करता है। साथ ही साथ एक वर्ल्ड लेवल पे सोल्यूशन निकलता है, ऑस्लो अकॉर्ड बोला जाता है। इस ऑस्लो अकॉर्ड में क्या कहा गया था? दोनों कंट्रीज ने माना कि अब हम वॉयलेंट का यूज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे के लोगों को जनहानि नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ कुछ एरियाज डिफाइन किए गए। इजराइल का पूरा जो आज हम मैप में देखते हैं वो एरिया डिफाइन किया गया कि यहाँ पे केवल ज्यूज रहेंगे, इसे इजराइल बोला जाएगा, और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीन के हिस्से होंगे। मगर काफ़ी सारे जो हिस्से थे पैलेस्टीन के, वो बाद में हमने देखा
वेस्ट बैंक वाले इजराइल ने अपने अंडर कर लिए। तो मगर अभी भी अगर हम देखा जाए तो पैलेस्टीन वेस्ट बैंक से और गाजा स्ट्रिप से बनता है, जो कि ये फाइनल चीज़ ऑस्लो अकॉर्ड से आई थी। ऑस्लो अकॉर्ड 1993 में लिया गया था। अब हम आते हैं 1993 के बाद 2012 में। 2012 में पैलेस्टीन बार बार अभी भी अपने एफर्ट्स कर रहा है अपने आप को रिकॉग्निशन लेने के लिए, तो इसलिए यूएन जो है पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस पे अपग्रेड कर देता है, जो इसके लिए अच्छी अचीवमेंट मानी जाती है। अब हम आते हैं फिर से, तो चीज़ें सही चल रही थी। अब हम आते हैं 2014 में। 2014 में एक ऐसा फिर से इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से चीज़ें फिर से क्योस होने लगता है। वो क्या होता है कि 3 ज्यूज़ जो हैं वो वेस्ट बैंक में घूमने जाती हैं और वो वेस्ट बैंक में उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उनका मर्डर हो जाता है। अब इजराइल रिएक्शन क्या शो करता है कि वो हमास जिन्होंने उनका मर्डर किया था, वो हमास को, बहुत सारे हमास को अरेस्ट करता है, उनको मारता है, एक तरह से जीनोसाइड होता है। हमास रिएक्शन में क्या करते हैं कि गाजा स्ट्रिप से आते हैं और एरोप्लेन से, चॉपर्स वगैरह से यूज़ करके काफ़ी सारे बॉम्बिंग जो है वहाँ पे करते हैं। ये 2014 में हुआ। अब इस वॉर के चलते जो काफ़ी सारे वेस्ट बैंक के एरिया थे अब भी इजराइल ने अपने अंडर ले लिए। तो अभी अगर हम देखें तो इजराइल और पैलेस्टीन की खींचातानी वेस्ट बैंक में चल रही है। वेस्ट बैंक को अभी भी कैपिटल पैलेस्टीन की भी माना जाता है, मगर यूएस जैसे देश जो कि इजराइल के अलाई है वो उसे कैपिटल मानते हैं इजराइल की। तो एक अभी भी खींचातानी चल रही है। गाजा स्ट्रिप में हमास रूल कर रहे हैं जिन्होंने अभी अटैक किया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। काफ़ी सारी सिचुएशन हमें समझ में आती है जो आज हमें दिख रही है वो 1967 वॉर से शेप आउट हुई है, प्लस ऑस्लो अकॉर्ड जो 1993 में आया उससे शेप आउट हुई है। ठीक है, अब इस सारे के तहत हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो अभी की सिचुएशन है हमें समझ में आती है इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने अपना स्टैंड, मैंने बताया, 1992 में चेंज किया जब इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप किए इजराइल के साथ। उसके बाद से हमारी 1999 में आते हैं, 7 साल बाद हमारी आती है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में हमारी डिफेंस सिक्योरिटी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उभर के सामने आती है। ऐसे में हमारी मदद करने के लिए इजराइल सामने आता है। हमें डिफेंस में बहुत सारी जो ज़रूरतें होती है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अब हमारे इजराइल के साथ रिलेशंस सुधरने लग जाते हैं। इन्हीं डेवलपमेंट्स में बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब 2014 में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चुन के आती है और अब जो नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड है वो बिल्कुल एक न्यूट्रल टर्न पे आ जाता है कि जो भी हुआ वो हुआ। अब हम अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं ऑन द बेसिस कि हमें सारे विश्व को एक अच्छा मैसेज पहुंचाना है। इजराइल के साथ वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो कुछ समय बाद हमारी लिंक वेस्ट पॉलिसी के अंडर ये कहते हैं कि हमारे रिलेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पे चलेंगे इजराइल के साथ और पैलेस्टीन के साथ। हम पैलेस्टीन कॉज पे भी आज भी यही कहते हैं कि जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी ऑटोनॉमी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA की जो अथॉरिटी है उसे दी जानी चाहिए, उनकी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ हम इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर अभी हम देखें तो इजराइल हमारा सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है। साथ ही साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अलग अलग ट्रेड में, टूरिज्म में फैले हुए हैं। काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस में ही बहुत बड़ा टर्न आता है जब 2015-2016 में UNGA जो है इजराइल के खिलाफ बात करता है कि हम इजराइल के जो 2014 में उसने वॉर क्राइम किए हैं उसकी सज़ा सुनाई जाए या नहीं। इंडिया वोट नहीं करता है, जबकि पहले देखा जाए तो इंडिया इजराइल के अगेंस्ट वोट किया करता था। अब जो इंडिया है वो अपने आप को रोकना शुरू कर देता है कि हम इजराइल के खिलाफ अगर वोटिंग हो रही है तो उसमें हिस्सेदारी ही नहीं लेते। इसके साथ ही 2017 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अभी के ही जो प्रधानमंत्री हैं, वो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं इजराइल में जाने वाले। साथ ही साथ 1 साल बाद 2018 में वो जाते हैं पैलेस्टीन में। तो वो एक बिल्कुल क्लियर मैसेज देते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पैलेस्टीन के साथ भी हम दोनों को एकदम इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पैलेस्टीन के साथ भी और साथ ही साथ इजराइल के साथ भी। तो हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर, हमने वर्ल्ड को मैसेज पहुंचाया। अभी की जो डेवलपमेंट हुई है तो हमारा मैसेज क्लियर था कि हम दोनों के कॉज के साथ बिल्कुल सही अपना निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे भी हम संजीदगी दिखा रहे हैं, प्लस हमें पैलेस्टीनियंस के साथ भी पूरा हम उनके कॉज को समझते हैं कि वो भी सही, उनके साथ गलत हुआ या फिर जो भी हुआ उनका उनके स्टेट रिलीजन के बेस पे नहीं जाना चाहिए था।
ठीक है, अब हम आते हैं कि जो ये अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी निंदा करना इसलिए ज़रूरी था, उसको एक तरह से जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं होने चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड में हम देख रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बढ़ रही हैं। इंडिया भी इससे छूटा हुआ नहीं है, इंडिया ने भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स झेले हैं और ये जो टेररिस्ट अटैक में मारना बहुत बड़े लेवल पे एक विश्व को, एक उस देश को क्षति पहुंचाई जाती है, ये गलत है। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें टेररिज्म को रोकना बिल्कुल बनता है। अगर कोई ऐसी आउटफुट टेररिज्म को प्रमोट कर रही है तो हमें सबको उसे कंडेम करना चाहिए। तो इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्लियर मैसेज आया है वो अपने आप में सराहनीय माना जाता है। ठीक है, तो अभी तक ये जो खबर मैंने आपको दी है वो अभी तक की डेवलपमेंट है कि ये हमला हुआ है। आगे इसका सल्यूशन कैसे आता है वो ज़रूर हमें जो है देखना है कि कितने हमारे जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड के लीडर्स हैं, उनकी राय कितनी मानी जाती है और उसके बेस पे क्या एक नया सल्यूशन इस झगड़े का निकाला जाता है, ताकि इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके और वहाँ की जो जनता है, अब जो वहाँ के लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को क्षति पहुँचाई जा रही है, उसे आगे ना दोबारा दोहराया जाए। तो इसके लिए स्टेप्स ज़रूर एक विश्व के स्तर पे लिए जाने चाहिए। अभी तक की जो मैंने आपको सारी बातें बताई, मुझे लगता है आपको सारी वीडियो जो है अच्छे से इससे पता लगा होगा कि अब अगर आप देश दुनिया की खबर में सुनते हो कि ये झगड़ा हुआ है, अटैक हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Unacademy. Let's crack it.